Hello everyone, good afternoon. वेलकम बैक टू लेसन क्लास. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. तो आज हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशल साइंस की क्लास है, क्लास नंबर 4. कौन सी क्लास है? ये हमारी क्लास नंबर 4, सोशल साइंस की क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 है हमारा गुप्त राजवंश. सोशल साइंस का कौन सा? चैप्टर नंबर 2, गुप्त राजवंश. उसको हम जो स्टार्ट करने वाले हैं. गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, मतलब मौर्य साम्राज्य का हमने उसके बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट चैप्टर है आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या है? गुप्त साम्राज्य. कौन सा? गुप्त साम्राज्य. चलिए. गुप्त साम्राज्य. चलिए. चैप्टर नंबर 2, गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश. लिखिए. गुप्त राजवंश की शुरुआत श्रीगुप्त द्वारा की गई थी. गुप्त राजवंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त द्वारा की गई थी. उन्होंने 240 या 280 ईस्वी तक, मतलब 240 से लेकर 280 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था. क्या किया था? और ये जो गुप्त राजवंश या फिर गुप्त साम्राज्य है, ये प्राचीन भारत का क्या है? एक हिंदू साम्राज्य था. ठीक है. और जिन्होंने मतलब कम से कम पूरे जो भारतीय जो हमारा उपमहाद्वीप है ना, उस पर क्या किया था? शासन जो है किया था. और बहुत से लोग इसको ये भी मानते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी बताया था गुप्त वंश के राजवंश के बारे में, हमको थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होती है कि इसको मतलब भारत का स्वर्ण युग मानते हैं. क्या मानते हैं? इसको भारत का क्या मानते हैं? स्वर्ण गुप्त भी कहा जाता है. ठीक है. और ये जब मौर्य वंश की समाप्ति हुई, ठीक है, मौर्य वंश के और शंगु वंश के बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आप लोगों का ये गुप्त साम्राज्य है, इसकी जो है नींव रखी गई थी. उनका पुत्र घटोत्कच 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था. कौन? ये जो उनका जो पुत्र था घटोत्कच 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इस साम्राज्य का क्या था? अगला उत्तराधिकारी था. घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम. जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या किया था? शासन जो है किया था. और इतिहासकार जो होते हैं वो इस काल को क्या मानते हैं? भारत का स्वर्ण युग मानते हैं. इस काल को क्या मानते हैं? भारत का स्वर्ण युग माना जाता है. क्या माना जाता है? श्रीगुप्त के बाद कौन बैठा उनकी गद्दी पर? उनका जो पुत्र घटोत्कच था. कब बैठा? घटोत्कच जो है बैठा था. और उसके कब तक? 280 से लेकर 319 ईस्वी तक क्या रहे? तो वो रहे थे. और उसके बाद में जो उनका पुत्र था घटोत्कच का, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम. उसके बाद में कौन रहे? वो रहे चंद्रगुप्त प्रथम रहे. ठीक है. वो बैठे कब? 319 ईस्वी से लेकर, उनको माना जाता है 319 या 320, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक कौन रहे? चंद्रगुप्त प्रथम रहे. इतिहासकार इस काल को क्या मानते हैं? स्वर्ण युग मानते हैं. इतिहासकार जो हैं इस काल को क्या मानते हैं? स्वर्ण युग जो है मानते हैं. गुप्त राजवंश या गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था. ये जो गुप्त राजवंश है या गुप्त वंश है, ये प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था. इसे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है. मौर्य वंश के मौर्य वंश के पतन के बाद
दीर्घ काल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी। मतलब जब मौर्य वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, उसके बाद दीर्घ काल तक भारत में राजनीतिक स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का क्या किया, उन्होंने प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी में में 3 राजवंशों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में बाकटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश जो है क्या थे, ये प्रमुख थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, गुप्त वंश को जाता है। मतलब जब गुप्त वंश, जो मौर्य वंश था, जब वो पतन हो गया तो उसके बाद में जो राजनीतिक एकता जो उन्होंने स्थापित करी वो किसने करी, गुप्त वंश को जाती है। किसने करी, गुप्त वंश को ही जाती है, और उन्होंने ही क्या करी थी, इसका श्रेय किसको जाता है, गुप्त वंश को जाता है। अब आता है गुप्त राजवंशों का जो इतिहास था, वो उनका इतिहास जो है क्या रहा। गुप्त वंश 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। कब आया, 275 ईस्वी के आसपास किस में आया, अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने की थी। लगभग 510 ईस्वी तक यह वंश शासन में रहा। आरंभ में इनका शासन केवल मगध पर था, पर बाद में गुप्त वंश के राजाओं ने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने क्या कर लिया, अधीन करके दक्षिण में कांजीवरम के राजा से भी अपनी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कराई। गुप्त साम्राज्य की नींव गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की क्या हुआ, शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और कहाँ था, बिहार था। आधुनिक उत्तर प्रदेश और कहाँ था, बिहार था। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। कालिदास के संरक्षक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने 380 से लेकर 413 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था, वो इसी वंश के थे। कौन थे वो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो इसी वंश के थे। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी इस अवधि का योगदान आज भी सम्मान पूर्वक क्या किया था, स्मरण किया जाता है। कालिदास इसी युग की देन है। अमरकोश, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तथा अनेक पुराणों का वर्तमान इसी रूप काल की उपलब्धि है। देखिए, ये जो गुप्त वंश की जो उत्पत्ति हुई वो कब हुई थी, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, तीसरी शताब्दी के अंत में क्या हुआ, प्रयागत्रिटिक कौशाम्बी में हुआ था। जिससे मतलब पता चलता है कि वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक है, और जिनको जो गुप्त के जो थे प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे अधिराज कहकर भी क्या किया गया था, जो संबोधित किया गया था। और श्रीगुप्त ने जो एक चीनी यात्रियों के लिए क्या बनवाया था, एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो इसमें जो कालिदास के जो संरक्षक थे कौन, सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो भी इसी वंश के थे, जिनको आप विक्रमादित्य और शिकारी के नाम से भी वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। आगे है ये गुप्त राजवंश के शासन जो रहे उनकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो गुप्त शासकों के नाम श्रीचंद, जैसे श्रीगुप्त वो इसके जो स्थापित किया, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि थे। गुप्त जो था उनका क्या था, वो उपनाम था जो उनके वर्ण और उनकी जाति को क्या करता था, प्रभाषित करता था। ठीक है, और जो गुप्त शासक थे ये वैश्य समुदाय से थे। और इतिहास में जिसे प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वो कौन है, श्रीगुप्त हैं। ठीक है, और श्रीगुप्त ने जो चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर भी बनवाया था, जिसका उल्लेख एक चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा कम से कम 500 वर्ष के बाद सन 671 से सन
695 के बीच में क्या किया गया था। और जो इतिहासकार जो बताते हैं कि श्रीगुप्त आधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था और गुप्त सम्राटों ने यज्ञोपवीत धारण किया और वे अश्वमेध यज्ञ भी कराते थे। ठीक है, और गुप्त वंश के समय में भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। अच्छा, और गुप्त वंश जो श्रीगुप्त के बाद कौन, उनके जो पुत्र थे घटोत्कच, वो राजगद्दी पे बैठे। और उन्होंने कब तक उन्होंने शासन किया? 280 से लेकर 319 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया। उसके बाद में कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए। कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम आए, जिन्होंने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या किया था? उन्होंने शासन किया। उसके बाद में कौन आए? समुद्रगुप्त आए, 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। रामगुप्त थे, उसके बाद कौन है? जिन्होंने 375 ईस्वी में शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, 380 से लेकर 413 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए, जिनको महेंद्रगुप्त बोले। स्कंदगुप्त आए, नरसिंहगुप्त बालदित्य, कुमारगुप्त द्वितीय और बुद्धगुप्त गुप्त, कौन था? बुद्धत्व गुप्त, इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, अब बारी आती है कि जो घटोत्कच थे। हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो अपने पिता घटोत्कच के बाद कब 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त राजा बने। और चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था और इन्होंने क्या करी थी? महाराजा धिराज की क्या करी थी? उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, बाद में इन्होंने जो लक्षवी को अपने साम्राज्य में इन्होंने सम्मिलित किया था और यहीं से क्या हुआ था? इनके साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और उन्होंने कम से कम सफलतापूर्वक 15 वर्षों तक शासन किया। कब? 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद में आते थे कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कब इन्होंने शासन किया? समुद्रगुप्त ने किया 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने जो शासन किया। कम से कम 15 वर्षों तक ये शासन करने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने 320 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक बना था, जिन्होंने कम से कम 50 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया। और वो बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा भी थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर उसने पूरे दक्षिण में सैन्य अभियान करके विंध्य क्षेत्र के वनवासी कबीलों को क्या किया था? परास्त किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इनके कौन और उनके जो भारत इतिहास के गुप्तकालीन शासक और उनके जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से। गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था का हमस हुआ। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर था, मतलब जो राजपद था वो वंश के अनुसार बदलते रहते थे। मतलब जैसे उनका पुत्र, उसके बाद जो उसका पुत्र होगा इस राजा का, वही क्या बनेगा? उसका अगला राजा बनेगा, मतलब उत्तराधिकारी बनेगा। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। उसने उत्कर्ष के समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में क्या हुआ था? सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। कहाँ तक? गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक क्या हुआ था? फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य का नक्शा क्या था? देखिए, भारत के राजनीतिक मानचित्र से मौर्यों के गायब होने के से कई देशी और विदेशी शासकों का उदय हुआ, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित किया और लगभग 5 शताब्दियों तक क्या हुआ था? उन पर राज जो है किया था। देखिए, गुप्ता एम्परर, ये जो गुप्ता का ये पूरा ये जो सर्कल है ना ब्राउन से कलर में जो हो रहा है, ये पूरा गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, आगे आता है कि 3री शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों और दक्कन में सातवाहनों के ग्रहण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक विघटन की अवधि शुरू हुई। इसने कई छोटी शक्तियों और नए शासक परिवारों के उद्भव का क्या किया? मार्ग प्रशस्तित किया। इसी पृष्ठभूमि के विपरीत गुप्तों ने साम्राज्य की नींव रखी।
मौर्यों के बाद गुप्तों ने उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण का कार्य किया और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का नक्शा जो मैंने अब दिखाया वो उस तरीके से दिखता था। अब बारी आती है गुप्त साम्राज्य के शासक के बारे में। पहले कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के कौन थे? संस्थापक श्रीगुप्त थे। और इनका स्थान किसने लिया? घटोत्कच ने लिया। और इन दोनों को क्या कहा जाता था? महाराजा कहा जाता था। उसके बाद कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए 320 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम को सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि जो है कहलाई मिली थी। उन्होंने लक्षणियों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता क्या किया था? स्थापित किया था। और उन्होंने उस परिवार की राजकुमारी कुमारी देवी से क्या किया था? विवाह भी किया था। आगे है कि मेहरौली लोह स्तंभ के शिलालेख में उनकी व्यापक विजय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है, जो 320 ईस्वी में इनके पद प्राप्ति के बाद से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त 330 ईस्वी से लेकर 380 तक। इसका मतलब ये क्या था कि समुद्रगुप्त संभवत गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान थे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का क्या करते हैं? विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय सम्राटों के विरुद्ध क्या किया था? उन्होंने कूच भी किया था और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। आगे है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध को वापस लाने वाले महानायक के साथ स्वर्ण और चांदी के सिक्के क्या किए थे? उन्होंने जारी किए थे। उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन, कौन? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में भी क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। मतलब उनको ये उपाधि भी प्राप्त है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है। कम से कम उन्होंने 50 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था और बहुत ही प्रतिभाशाली जो थे योद्धा थे और जिन्होंने मतलब बुद्धि और अपने कौशल के बल पर पूरे दक्षिण में सैन्य अभियान करके जो विंध्य क्षेत्र के वनवासी कबीलों को क्या किया था? उन्होंने परास्त भी किया था। अब बारी आती है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का अधिकार जो था उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य ने लिया। ठीक है। 380 से लेकर 415 तक इनके मतलब माने जाते हैं। इसमें ये था कि समुद्रगुप्त की सफलता शासन करने के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त के हाथों में गुप्त वंश की सत्ता आ गई। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। निर्बल एवं कायर होने के कारण चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की क्या कर दी थी? उन्होंने हत्या कर दी और उनकी जो पत्नी से विवाह करके गुप्त वंश का क्या बन गए? वो शासन बन गए। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने शकों पर विजय के पश्चात में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। कब? जब उन्होंने शकों के ऊपर क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और चंद्रगुप्त जो थे विक्रमादित्य को भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है और उन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वैवाहिक संबंधों से, विजय दोनों से किया था। ठीक है। ध्रुव देवी और जो कुबेर नागा थी वो जो उसकी दोनों पत्नियां थी, मालवा, गुजरात, कठियावाड़ के बड़े भूभागों पर उन्होंने क्या करी थी? विजय प्राप्त करी थी। और जो उनकी इस विजय से उसे असाधारण धन की प्राप्ति हुई और गुप्त साम्राज्य की क्या हुई? समृद्धि में भी क्या हुई? वृद्धि हुई थी। और ये जो गुप्त जो राजाओं ने अब तक तो पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार भी प्रारंभ कर दिया था और उसी के शासनकाल में मतलब ये जो विक्रमादित्य हैं उन्हीं के शासनकाल में संस्कृत के महानतम कवि व नाटककार कौन? कालिदास और बहुत से दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो भी थे। ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे द्वितीय जो थे वो कला और संगीत का महान संरक्षक था और उनके दरबार में विद्वानों की मंडली थी जिसको आप नवरत्न कहते थे, नवरत्न कहा जाता था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन? चीनी यात्री फाहान आया था। कौन? फाहान जो आया था वो चीनी यात्री आया था और उन्होंने अपनी यात्रा बिताना मध्य प्रदेश के ब्राह्मण थे उनको क्या कहा? ब्राह्मणों को देश कहा है। मतलब मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश भी कहा था।
ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, बेटी रोटी के रिश्तों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिक शक्ति को क्या किया, मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से शादी की और वह मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां पश्चिम भारत के शक क्षेत्रों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी, जिसके बाद उसने क्या करी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। किसकी? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अपनी जीत के बाद इन्होंने सकारी नाम प्राप्त की, जिसका अर्थ था शक का विध्वंस। उन्होंने खुद को क्या कहा था, विक्रमादित्य भी कहा था। क्या कहा था? विक्रमादित्य भी कहा। आगे है, उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी था। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति सोने के सिक्कों की में क्या हुई, विविधता प्रकट हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन? फहियान, जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में दौरा किया। फहियान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी क्या करी थी, प्रदान करी थी। और उन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांत के बारे में जो मध्य प्रदेश को क्या कहा था, ब्राह्मणों का देश भी कहा था। अब बारी आती है कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त क्या थे कि कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और कौन था, उत्तराधिकारी था। कई सिक्कों को जारी किया उन्होंने और उसके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में क्या थे, पाए जाते थे। और कुमारगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, किसकी रखी, नालंदा विश्वविद्यालय की उन्होंने क्या रखी, नींव रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का क्या बना था, संस्थान बनकर उभरा था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन, कुमारगुप्त प्रथम 415 में क्या बने, राजा बने। और उन्होंने अपने जो दादा जो समुद्रगुप्त ने भी क्या करे थे, उनके तरह भी जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया, ऐसे उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ क्या किए थे, सिक्के जारी किए। और कुमारगुप्त ने कम से कम 40 वर्षों तक क्या किया, उन्होंने शासन किया और वह चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है। और इनकी शासनकाल में शांति और सुव्यवस्था थी एवं साम्राज्य की उन्नति अपने चरमों उत्कर्ष पर थी। और इस समय की जो अभिलेख या मुद्राओं से पता चलता है कि उसके अनेक उपाधि जैसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रा दिव्य आदि जो उपाधियां जो थी उसने धारण करी थी। और इन्हीं के शासनकाल में किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। आगे है शक्तिशाली समृद्ध जनजाति जिसे पुष्यमित्र कहा जाता है। इनके शासनकाल के अंत में क्या किया था, गुप्त सेना को क्या करा था, इन्होंने हराया था, इसको हराया था। उसके बाद कौन है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने कब, 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया। मध्य एशिया के हूणों की एक शाखा ने हिंदू कुश पर्वत को पार करने और भारत पर आक्रमण करने का क्या किया था, प्रयास किया। स्कंदगुप्त जिन्होंने वास्तव में हूण आक्रमण का क्या किया था, उन्होंने सामना किया और उसने हूणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई करी और क्या किया, साम्राज्य को बताया। ठीक है। और देखिए, पुष्यमित्र के आक्रमण के बाद के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो कौन था, स्कंदगुप्त, वो सिंहासन पर बैठे। और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था और वीर और एक पराक्रमी योद्धा भी थे वो। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में कौन, जो हूणों थे मतलब मलेच्छों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ और उन्होंने क्या किया, उनको हराया भी था। ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर क्या करी, उन्होंने विजय प्राप्त करी। और स्कंदगुप्त की जो शुरुआती कठिनाइयों का जो फायदा उठाते हुए वाकटाक शासक जो थे नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। किस पर, मालवा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। परंतु स्कंदगुप्त ने वाकटाक शासक नरेंद्र सेन को भी क्या किया था, उन्होंने पराजित कर दिया और कम से कम 12 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। और स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य, क्रमादित्य इनकी उपाधियां भी धारण थी। ठीक है। और ये जो स्कंदगुप्त थे, एक यौन सैन्य संचालक होने के साथ ही एक कुशल क्या था, प्रशासक भी था। बारी आती है गुप्त साम्राज्य का धर्म क्या कह रहा। ठीक है। गुप्त राजा जानते थे कि साम्राज्य की भलाई विभिन्न समुदायों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में निहित है। गुप्त शासकों ने हिंदू धार्मिक परंपरा का संरक्षण किया। हालांकि इस अवधि में ब्राह्मणों और बौद्धों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं बौद्ध विशु फैक्शन फाहान जैसे चीनी यात्रियों की यात्राओं को भी देखा गया है।
ब्राह्मणवाद गुप्त साम्राज्य का क्या था? धर्म था। ठीक है, आगे है, वे स्वयं वैष्णव मतलब विष्णु के रूप में सर्वोच्च निर्माता की पूजा करने वाले हिंदू थे। फिर भी उन्हें यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विश्वासियों के प्रति सहिष्णु होने से नहीं रोकता था। बौद्ध मठों का उद्धार का क्या लिया था उन्होंने? दान मिला। ठीक है, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक प्रमुख स्थल के रूप में नालंदा उनके संरक्षण में समृद्ध हुआ। जैन धर्म उत्तरी बंगाल, गोरखपुर, उदयगिरी और गुजरात में फला फूला। पूरे साम्राज्य में कई जैन प्रतिष्ठान मौजूद थे और जैन परिषदें एक नियमित घटना थी। उसके बाद कौन है? गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आज शहर के उत्तर भाग में बिहार के भारतीय राज्य की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। और गुप्त साम्राज्य की राजधानी का स्थान गंगा किनारे की नदी के किनारे था। इसे अपने अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण और एक राजनीतिक स्थान बना दिया। कम से कम 490 ईसा पूर्व के बाद से जाना जाता है। यह भी आज भी अस्तित्व में सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से क्या है माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां थी वो कौन कौन सी थी? गणित में क्या थी कि देखिए, गुप्त काल के दौरान शून्य को दर्शाने के लिए क्या नहीं था? कोई भी प्रतीक नहीं था। ठीक है, गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य को इंगित करने के लिए शून्य गुणांक वाले 10 घातों क्या किया था? उपयोग किया था। गुप्त ने संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रम अक्षरों का क्या किया था? उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। और इस समय के दौरान विकसित एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा कौन? त्रिकोणमति है ना, वो इसी काल की है। ठीक है, गुप्त वंश की। बारी आती है खगोल की। खगोल में क्या था कि महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक आर्यभट्ट का सिद्धांत कि पृथ्वी आकार में गोल है और चपटी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गुप्त काल के खगोलवादियों द्वारा प्रख्यापित किया गया। आर्यभट्ट ने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या रहती है? घूमती रहती है। साहित्य में क्या था कि गुप्त काल में संस्कृत क्या थी? इनकी प्रथम भाषा बनी। रामायण और महाभारत का संकलन भी इसी काल में हुआ। उसके बाद आती है कि साहित्य के प्राथमिक विषय कविता और रोमांटिक हास्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 कवि थे। इनमें से 9 सर्वोच्च कवि कौन थे? कालिदास थे। कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शांतुकूलम, मलिवक्कनमित्रम, रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना करी। हरिशैन ने इलाहाबाद प्रशक्ति की रचना करी। शूद्रक ने मृच्छकटिका की, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की क्या करी थी? इन्होंने इस टाइम पे ही रचना करी थी। वाराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी और खगोल विज्ञान और ज्योतिषी के क्षेत्र में भी योगदान दिया। प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें जातिमयी त्रिकोणमितीय ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं क्या किया था? शामिल किया गया था। शंकु ने भूगोल के बारे में ग्रंथ बनाने के लिए क्या किया था? खुद को समर्पित कर दिया था। कला और वास्तुकला क्या थी कि गुप्त युग को कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा गया है। और नागर एवं द्रविड़ कला शैली का विकास इसी काल में हुआ है। ठीक है, दिल्ली का लोहे का खंभा, 7.5 फीट की बुद्ध प्रतिमा, देवगढ़ मंदिर गुप्त कला के बेहतरीन उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र जो मुख्य रूप से जातक कहानियों के बुद्ध जीवित कहानियों को चित्रित करते हैं, इसी अवधि के हैं। ठीक है, शिक्षा क्या थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में करी। विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था और छात्रों के लिए छात्रावास प्रदान करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। गुप्त साम्राज्य का पतन के कारण क्या रहे कि जो 5वीं शताब्दी के आसपास में उत्तरी भारत में गुप्त वंश के पतन आरंभ स्टार्ट हो गया था। और गुप्त काल के समय राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया। और जैसे विदेशी हूणों के आक्रमण भी इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हूणों का नेता कौन था? तोरा मोरा था, जो गुप्त राज्य के बड़े हिस्से को हड़पने में क्या रहा था? वो सफल रहा। उनका पुत्र महिराकुल बहुत निर्दय और बर्बर था, जो सबसे तानाशाह व्यक्ति था। 2 स्थानीय शक्तिशाली राजकुमार हैं, मालवा के यशोधर्मन और मगध के बालिदादित्य ने
उसकी शक्ति को कुचला और भारत साम्राज्य पर क्या कर लिया, समाप्त कर दिया। देखिए जो गुप्तकालीन जो मंदिर थे उनकी विशेषता भी अलग अलग थी। गुप्तकालीन मंदिर जो थे ना वो ऊंचे चबूतरों पे बनाए जाते थे और उनमें जो ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती थी, जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी होती थी चारों तरफ से बनी। मंदिर की छत क्या होती थी, वो सपाट भी होती थी। आरंभिक जो शुरुआती दौर में गुप्तकालीन जो मंदिर थे उनके शिखर नहीं होते थे। मंदिरों का जो गर्भगृह होता बहुत साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया गया था। शुरुआती गुप्त मंदिरों में अलंकरण देखने को नहीं मिलता था, परंतु बाद में जैसे स्तंभ हो गए, मंदिरों की दीवार, चौखट आदि मूर्तियों पर अलंकरण देखने को मिलता था। ठीक है, विष्णु मंदिर क्या था, नक्काशादी था। इसके प्रवेश पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्मा की आकृतियां भी बनी हुई हैं। ठीक है, और जो कई मंदिरों में गुप्तकालीन स्थापित कला देखने को मिलती है। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत, महापुराणों से ली गई है। ठीक है, जो गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर कौन थे, सांची का मंदिर था। ठीक है, जो इस समय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन है, देखिए गुप्त काल के महत्वपूर्ण मंदिर, ये हमको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण मंदिर कौन थे। पहला तो एक हो गया सांची का मंदिर। ये कहाँ पर है सांची का मंदिर, ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है और यहाँ बहुत सारे बौद्ध स्मारक हैं और ये यहीं पर ही है। और एक है दूसरा एरण का मंदिर। किसका, एरण का विष्णु मंदिर। ये कहाँ है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का एक मंदिर बना था। ठीक है, और जो इस टाइम पे ध्वस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार और उसके जो सामने खड़े दो स्तंभ आज भी हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा था एक और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर मतलब झांसी में है। ठीक है, ये कहाँ है, झांसी में है। और एक था चौथा है भूमरा का मंदिर। किसका, भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में भूमरा नामक स्थान पर ये क्या है, ये है। अब बारी आती है, ये चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है जो इस चैप्टर से लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो है पूछे गए, उससे देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है किस तरीके के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उनको और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पहले और दूसरे दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस मैं ले लूँगी। पहले चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो कुछ रह गए थे, तो इसलिए मैंने कि दोनों ही चैप्टर के एक साथ ही क्वेश्चंस ले लिए जो पूछे गए हैं। देखिए, पहला 2016 में क्या पूछा गया है कि अशोक के धम्म के विषय में बारे में बताइए। मैंने बताया था अशोक के सारे धम्म जो थे उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि एक एक धम्म क्या था, उनके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक नंबर में पूछा गया, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अपने दूसरे शिलालेख के में अशोक प्रश्न करता है कि कियमचु धम्मे, और अपने दूसरे तो 7वें अभिलेखों में उसने धम्म के तत्वों को क्या किया है, उल्लेख किया है। इसमें जो मैंने अशोक के जो धम्म के जो 13 उसके धम्म थे उनके बारे में जो एक्सप्लेन किया, इसमें क्या लिखना था, हमको केवल वो लिखना था। दूसरा क्या है कि मेगेनिस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था, एक नंबर में पूछा गया, इंडिका थी, सबको पता है। ठीक है, ये 2017 2018 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, उसके अशोक के काल में हुआ था, बहुत बार बताया है। चौथा क्वेश्चन ये आया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे, वह दृढ़ थे। कौन थे, 2017 में आया, 2020 में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन ये था कि गुप्त संवत का जो प्रारंभिक वर्ष क्या था, वो 319 था। क्या था, गुप्त वंश का जो प्रारंभिक जो गुप्त संवत जिसको बोलते हैं, गुप्त संवत चलाया गया था। ठीक है, और ये गुप्त जो संवत था ये मतलब कब चलाया गया था, ये हमको पता होना चाहिए कि जो गुप्त संवत है ये कब स्टार्ट हुआ था। कब हुआ, 319 में। कब, 319 में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ।
और जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये पता होना चाहिए कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको स्टार्ट करा था, ठीक है। 319 से लेकर 320 ईस्वी में ये गुप्त संवत ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 2017 में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण जो है कौन से सन में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई और बिंदुसार का राज्यारोहण जो है कब किया। क्वेश्चन नंबर 7 आया था 2018 में कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, सब पढ़ा चुके हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए आया था गुप्त काल की भाषा क्या थी, बताया था मैंने 1 नंबर का संस्कृत थी, ये क्वेश्चंस मैंने बताया था। 10th क्वेश्चन है कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, पूरी एक्सप्लेन की है कि मौर्यकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। 2 नंबर का क्वेश्चन सदैव पूछा गया है। गुप्तकालीन बंदरगाह जो थे प्रमुख कौन कौन से थे, ये 2021 में नया क्वेश्चन आया था। जैसे गुप्तकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे। जो ताम्रलिपि था ये गुप्तकालीन का सबसे अच्छा बंदरगाह था जिससे विदेशी व्यापार ये लोग करा करते थे। 2019 में पूछा है गुप्त संबंध का प्रारंभ किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, अभी बताया। कलिंग युद्ध के बाद उसने अशोक ने घोषणा किसकी करी, धर्मघोष की, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया था इसलिए उन्होंने धर्मघोष की योजना करी थी। गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्रा क्या थी, दीनार थी। अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था, बौद्ध धर्म को किया था। और गुप्तकाल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये भी मैंने बताया। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में कि गुप्तकाल की विशेषताएं क्या थी, वो मैंने पूरी एक्सप्लेन करी। उसके धर्म क्या था, उनमें किस किसने जैसे भूगोल में क्या उपलब्धि प्राप्त करी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत कौन कौन, जैसे ऋतु संहार, कुमार संबंध, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला, ये सारे क्या थे, गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश। चैप्टर नंबर 2 हो गया फिनिश। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वर्धन वंश, वो हम करेंगे कल। इसी हफ्ते में हमको अपनी सोशल साइंस और साइंस ये दोनों कंप्लीट कर देनी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी वर्धन वंश की। अगर टाइम मिलता है तो इसकी आज ही क्लास ले लेंगे। वर्धन वंश की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो जीमेल पता है, जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com। क्लासेस का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।